नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। संसद का बजट सत्र मंगलवार यानी 31 जनवरी से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश कर दिया। उसके बाद सदन की कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि देश विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज की सरकार पूरी दुनिया की मदद कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे और कहा कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने जा रही हैं। ये नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाली हमारी महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। वहीं इन सबसे इतर विपक्षी पार्टियों के कई नेता अभिभाषण के दौरान संसद से नदारद रहे। दरअसल कुछ विपक्षी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक में गौतम अडानी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जैसे मुद्दों को उठाया और अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान किया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के विरोध में सदन में मौजूद न रहने की बात कही, तो भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल होने का आरोप लगाते हुए अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। उधर कांग्रेस के अधिकांश नेता खराब मौसम के कारण श्रीनगर में ही फंसे रह गए, जिसके कारण मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता अभिभाषण में शामिल नहीं हो पाए। 27 दिन चलने वाले इस सत्र में सरकार की ओर से कुल 36 बिल लाए जाने की संभावना है। वैसे भी यह मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। ऐसे में इस बजट में सरकार कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकती है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उन्होंने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अपने भाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृतकाल के 25 साल का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी और विकसित भारत के निर्माण का वक्त है। हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है। हम दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। यही वह नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के लिए आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि उन्होंने लगातार 2 बार स्थिर सरकार चुनी है। सरकार ने देश हित को सर्वोपरि रखा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रयास, एलओसी से लेकर एलएसी तक हर बुरे प्रयास को खत्म किया। आर्टिकल 370 से लेकर 3 तलाक तक सरकार की पहचान निर्णायक फैसले लेने वाली बनी। जन धन, आधार, वन नेशन, वन राशन जैसी स्थायी सुधार भी किए। इसके अलावा महामहिम ने कहा कि गरीबी हटाओ केवल नारा नहीं है, सरकार गरीब की चिंताओं का समाधान कर रही है, उसे सशक्त बना रही है। 11 करोड़ छोटे किसान भी प्राथमिकता में हैं। इन्हें मजबूत बनाने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई। इनमें 3 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे अभी तक 54,000 करोड़ रुपए इन महिला किसानों को मिले हैं। गौरतलब है कि सोमवार को बजट सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 27 पार्टियों के 37 नेता मौजूद रहे। इस बैठक में विपक्ष ने अडानी, बीबीसी, जाति आधारित गणना और महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का मुद्दा उठाया और सरकार से चर्चा करने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इन मांगों से दूरी बनाए रखी। बहरहाल चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी हैं, उत्तर प्रदेश से सैयद मोहम्मद तकी जी हैं। आप पार्टी से स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र कुमार सुलेरे जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप बैस जी, प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आवाज जी, आपकी थोड़ी सी धीमी आ रही है। महामहिम ने अपना 15 पेज का जो अभिभाषण पढ़ा,
निश्चित तौर पे परंपरा के मुताबिक जब बजट सत्र की शुरुआत होती है तो महामहिम के अभिभाषण से ही होती है और अभिभाषण सरकार के कार्यकाल, जो पिछला कार्यकाल रहा, उसका पूरा ब्यौरा लेखा जोखा दिया जाता है। लेकिन इस लेखा जोखा में सिर्फ सरकार की तारीफ की बात कही गई है, सरकार की योजनाओं की बात कही गई है, वो भी हम मान लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात कही गई है। ये तो पहले भी हो सकती थी। धारा 370 की फिर से बात कही गई है, 3 तलाक की फिर से बात कही गई है। तो क्या ये पूर्ण बजट जो है ये इस सरकार का अंतिम बजट है? तो क्या बजट में भी ये सारी छाप देखने को मिलेगी? मतलब ऐसा लग रहा है कि 2024 मई तक आप सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, 3 तलाक, एलओसी, एलएसी सारे मुद्दे जीवित रखना चाहते हैं। त्रिपाठी जी, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा जी। कि आप कह रहे हैं जीवित रखना चाहते हैं जी। इस सरकार अगर जनहित में काम करती है, वेलफेयर स्टेट का काम करती है जी। और उसको बताती है जनता को कि देखिए हमने ऐसा काम किया और हम आगे भी करेंगे जी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हम किसी संवैधानिक परंपरा को तोड़ते हैं या हम कोई संविधान का हनन करते हैं, किसी भी धारा का हम हनन करते हैं। जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें आती हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती हैं, फिर वो चुनाव में जाती है। जी। अब देखिए, नहीं, हम इसलिए प्रदीप जी आप जैसे कुशल प्रवक्ता से हमने इसलिए सवाल ये किया है कि ये धारा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, धारा 370 हो, कब हुआ है? 19 में हो गई सर्जिकल स्ट्राइक और पहले हो गई। तो इसको पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी पढ़ चुके हैं अभिभाषण में। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण में लाने की क्या जरूरत है? आज आप मुझे एक कांग्रेसी मिला दीजिए जो ये कहने से अपने आप को मना करे कि आजादी उनके श्रम का फल है। कोई एक कांग्रेसी बता दीजिए। जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता होंगे, जितने नेता होंगे, वो कम से कम रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल के फॉर्मूले को मानते हुए बार बार बोलेंगे कि आजादी तो जी हमने ही दिलाई है। कांग्रेसी तो नेता बोलेंगे संविधान बनने से पूर्व। प्रदीप जी थोड़ा सा कांग्रेसी नेता बोलेंगे। अभिभाषण क्या है ये आप समझ रहे हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जैसे विद्वान प्रवक्ता। और राष्ट्रपति का बोलना सदन के अंदर, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। देखिए, संवैधानिक रूप में संसद जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, प्रधानमंत्री कैबिनेट के मुखिया होते हैं, सरकार चलाते हैं, लेकिन सर्वोच्च महामहिम और सर्वोच्च पद तो हमारे देश में संविधान ने आदरणीय राष्ट्रपति को दिया है ना। तो राष्ट्रपति जब उस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जनता को किसको बता रहे हैं? राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों को सदन में बताएंगे, तो निश्चित तौर पर वो सदन में ही बताएंगे कि हमारी जगह किसी और की सरकार होती, वो जो अपनी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट देती, तो महामहिम राष्ट्रपति भी उसी बात का उसी पे प्रकाश डालते। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अब इस पे प्रश्न होना चाहिए कि देखिए राष्ट्रपति जी ने क्या कहा। महामहिम राष्ट्रपति हैं एक ऐसे, देखिए भारत देश में संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। सबसे पिछड़े 70 वर्षों में, 75 वर्षों में सबसे पिछड़ा जो हमारा समाज है, वहां से कोई व्यक्ति आता है उठ करके और सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठता है। तो अवसर का लाभ उठाने के लिए विपक्षी पार्टियां किसी न किसी बहाने से, देखिए आपने पूर्व में देखा है कि प्रहार भी किया है। अब राष्ट्रपति सरकार के कार्यों को सदन में नहीं बताएगा तो कहां बताएगा? जी, सदन के बिल्कुल प्रदीप जी मैं मानता हूं, बताएं। हमने आपसे कहा है 15 पेज का ये है, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं कि महिलाओं का अनुपात ज्यादा हो रहा है, योजनाओं पे बात कही गई है, किसानों पे बात कही गई है, अन्य बहुत सारी बातें कही गई हैं जिसका हम विवरण नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा है। लेकिन इसमें हम सिर्फ इसीलिए पॉइंट्स में हमने लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, जब आप भी जानते हैं कि जो पिछले साल का कार्यकाल है उसका लेखा जोखा चाहे विपक्ष के समर्थन से राष्ट्रपति बने हो, लेकिन सरकार जो देती है वही राष्ट्रपति के अभिभाषण में पढ़ते हैं, राज्य में राज्यपाल पढ़ते हैं, सदन में महामहिम पढ़ती हैं। तो ये पहले मैंने पिछले साल का लेखा जोखा देना था, ना कि 19 में धारा 370 समाप्त किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, 3 तलाक कब हो गया था, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है।
सर देखिए, उपलब्धियां तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारों की ही हैं जी। और अगर इसमें अगर किसी और का योगदान है तो वो आए अपने क्रेडिट को क्लेम करे, लेकिन ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार की उपलब्धियां हैं और हम उसी क्रम में इसको दोबारा बता रहे हैं। तो मैं इस बात से सहमति नहीं व्यक्त करूंगा त्रिपाठी जी कि हमने कोई इसमें जो है किसी परंपरा को तोड़ा है या हमने संविधान के स्थापित प्रोटोकॉल को तोड़ा है। हमारी सरकार है, हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और उसने बताया सदन में तो देखिए, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग के केरला से आने वाले कोई बनाथ वाला जी थे, मैं कक्षा 6 से फॉलो कर रहा हूँ टीवी पे फॉलो करते हुए, तो जब मैं उनको बोलते देखता था या पक्ष या विपक्ष की, तो वो हर बार एक ही मुद्दा उठाते थे। ये बनाथवाला जी, एक ही मुद्दा, उनकी एक ही बात ही होती थी। आप रिकॉर्ड उठा के सदन में तो देख लें। उसी प्रकार से कुछ विपक्षी दल के कुछ नेता थे, अब तो बेचारे सदन में रहे नहीं, तो उनका भी एक सूत्रीय काम था। तो सदन में आप अपनी बात रखने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों स्वतंत्र है, प्रोवाइडेड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। अब विपक्ष नहीं प्रभावी ढंग से रख पा रहा है और सरकार अपने हिसाब से ले चल रही है, राष्ट्र हित में लेकर के चल रही है। सदन जनता की अदालत है, जनता वहां अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजती है और हम मेजोरिटी में है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम उसको बार बार बताएंगे। अब बताइए, किसी धारा का उल्लंघन थोड़ी कर रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं। अब विपक्ष में भी, अभी सदन में तो सभी बराबर है ना, सत्ता पक्ष और विपक्ष, बस उनके भी उतने ही अधिकार है। भले उनकी सरकार नहीं है, वो सरकार में नहीं है, लेकिन क्या सदन में कोई सांसद छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता है। अब कुछ लोग 25-25 वर्षों तक एक ही बात को दोहराते रह गए, कुछ विपक्ष कुछ नहीं कर पाए एक ही सीढ़ी को लेकर के, नहीं हमें तो प्रीमियम चाहिए, आजादी हम दिलाए हैं, तो हमने तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया उस पर। अब हमारी सरकार है, अभी तक 8 वर्षों से हमारी सरकार जो है देश सेवा कर रही है, हमने दोहरा दिया, तो अगर विपक्ष को प्रॉब्लम होती है तो होती रहे। त्रिपाठी जी, मैं तो इसका समर्थन करूंगा, मैं अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करूंगा और हम इसी नियति के साथ जाएंगे कि हमने पीछे अच्छा किया है, आगे भी अच्छा करेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी जो आ रही है, जो सरकार के हर क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, विगत 4 वर्ष पूरे विश्व के लिए बड़े आतताई रहे हैं। मैं देखिए, बजट का मौसम है, बजट आने वाला है। एक चीज और बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी कि जितनी परेशानी जी विश्व झेल रहा है, कंपैरेटिवली आदरणीय इतने मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमने अपने देश में जितना हम कम कर सकते थे सामान्य परिस्थितियों में, उससे ज्यादा हमने आज को कम रोका है। विश्व में क्या हो रहा है, उससे हमारे देशवासी प्रभावित न हो। देखिए, विपक्ष मुद्दा उठाता है महंगाई, लेकिन जब सदन में चर्चा करने की बात आती है तो सदन को चलने न देना इनके एक और पैतरों में से लगातार इनका सफल पैतरा रहा है कि सदन को चलने नहीं देना है। तो अभी सदन चलने दीजिए और अच्छी बातें मिलेंगी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी सत्र चलेगा 27 दिनों का संसद का, ये मुझे उम्मीद है कि सदन चलनी है। अब देखिए उसमें कितना विपक्ष सहयोग करता है सरकार का। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल झंडा बुलंद कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि हमने किसी भी परंपरा को तोड़ा नहीं है, लेकिन एक नई परंपरा जरूर बनाई है कि चौथे अभिभाषण में या 5वें अभिभाषण में जो राष्ट्र महामहिम जी ने जो पढ़ा अभिभाषण, जो 7वें में पढ़ा अभिभाषण, उसको आप 9वें में भी उसका उल्लेख कर रहे हैं। ये एक नई परंपरा भी है। खैर, हमारे साथ राजावत जी है। राजावत जी, मेरी आवाज आ रही? आऊंगा प्रदीप जी, बहुत आज आप ही आपसे सवाल होना। चलिए, एक लाइन और पूरा कर लेने दीजिए जी। त्रिपाठी जी, बस एक लाइन और मैं पूछ लेता हूँ जी। सर, आपके चैनल पे बाकी जगहों की अपेक्षा वक्ताओं को अच्छा समुचित समय मिलता है, समुचित बातें होती, जो कि एक अच्छी बात है। अब आप बताइए, अगर आप अपने चैनल की इस अच्छी बात को बार बार बताने से चूकते हैं तो ये गलती दर्शकों की नहीं है, इसमें भाग लेने वाले वक्ताओं की नहीं है। ये तो देखिए परिपाटी बननी चाहिए कि आप अवसर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब विभिन्न चैनलों को मैं जाता हूँ इतनी तसल्ली से, मेरी भी आदत बीच में टोकने की, तो मैं आदत क्या कहिए, मैं तो साहस ही नहीं करता, इतने भद्र तरीके से काम होता है, यहाँ पे बातें समझ में आती हैं। तो अगर इस बात को आप प्रचारित नहीं करते हैं तो अब आप मेरे से काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं बिल्कुल अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि आपने जो भूमिका बनाई है, जो पृष्ठभूमि बैठे बैठे 2 सेकंड में रची है और जो हाजिर जवाबी आपकी रही है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है सिद्धार्थ जी, तकी साहब मेरी आवाज आ रही? जी, आ रही है आपकी बात। सामान्य तौर पे हमने परंपरा की बात प्रदीप जी से भी कही है और आपसे भी परंपरा की बात कर रहा हूं, और आप तो बहुत ही अनुशासित पार्टी है, आप मानते हैं ना इस बात को? जी, फिलहाल
जनता ही मानती है। लेकिन परंपरा ये रही है कि राज्यपाल का अभिभाषण हो या महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट सत्र के एक मन की शुरुआत अभिभाषण होती है और इसका बड़ा सम्मान करते हैं। संसदीय परंपरा के अनुसार इसको कोई तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। आप इतनी अनुशासित पार्टी है, उसके बाद आपने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी सभी सांप्रदायिक संस्थाओं को सम्मान करती है और सबके साथ खड़ी होती है, लेकिन जब हमारे देश में नया चलन चला आया है कि राष्ट्रपति हो या गवर्नर, इसको न्यूट्रल होना चाहिए, वो भी बायस हो के भाषण देते हैं, वो भी एक सरकार की तारीफ करते हैं, जबकि राष्ट्रपति का रोल जो है न्यूट्रल होता है। वो किसी की तरफदारी, किसी की तारीफ नहीं करते। कई बार सरकारों को सलाह भी देते हैं, उनको मशवरा भी देते हैं, उनको लाइट भी दिखाते हैं ताकि सरकारें सही से काम करें। द्रौपदी मुर्मू जी के भाषण का और राष्ट्रपति महामहिम, उनका सबका सम्मान है और जनता भी उनको और सुनती है और चाहती है कि उनकी भी बात की जाए। मैंने एक बार देखा कि राष्ट्रपति जी ने माई पार्टी बहुत कहा। तो क्या कहना चाहती है कि माई पार्टी से मतलब क्या है कि दूसरी पार्टी इससे पहले सरकार में थी वो उनकी पार्टियां नहीं थी, वो कांग्रेस की पार्टी क्या राष्ट्र की पार्टी नहीं, देश की पार्टियां नहीं थी। तो अगर उन्होंने इसके जगह कुछ और अवर पार्टी यूज किया होता तो ज्यादा अच्छा लगता सुनने में कि अवर पार्टी इसमें सबको सेपरेट कर दिया। तो क्या राज्यपाल के अभिभाषण की कॉपी आपको पहले मिल गई थी क्या कि माई पार्टी आपने पढ़ लिया, पहले ही आपने कह दिया था क्या इसका? प्रेसिडेंट जी नहीं, ये मेरे पास भी है तकी साहब इधर देख लीजिए, मेरे पास भी है ये राज्यपाल के अभिभाषण की कॉपी। मैं 35 साल से संसदीय रिपोर्टिंग कर रहा हूं, 36 साल से। राज्यपाल के या महिम के अभिभाषण की कॉपी कभी किसी के पास नहीं होती जब तक वो पढ़ नहीं लेती हैं। ये उस पे पटल पे नहीं रखी जाती हैं। तो आपके पास कहां से आ गई? आप पढ़ने के बाद ये कह रहे हैं माई कह रही है, ये उनके भाषण के बाद। लेकिन आपने अनाउंस पहले ही कर दिया था कि हम बहिष्कार करेंगे। देखिए, ये है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, बीजेपी सरकार, सब जगह से दिख रहा है कैसे सरकार जो देश की जो संस्थाएं हैं उनकी परंपराओं को तोड़ रही, उससे बाहर सीमा नांग रही है। और देश के जिन्होंने देश की स्थापना की, जिन्होंने देश में संविधान बनाया है, हर चीज की गरिमा रखी, उसका सम्मान बीजेपी नहीं कर पा रही है। आप देखा दिल्ली की मेयर इलेक्शन में क्या हो रहा है, आम आदमी की पार्टी के पास पूरे कैंडिडेट है, पूरे नंबर है, उसके बाद बार मेयर के इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और कोई भी उसको जो है उसको सही से सीरियसली गंभीरतापूर्वक नहीं लेता, कोई बात नहीं करता। लगातार हम देखा दिल्ली के इलेक्शन के दौरान क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के लोगों के पीछे सीबीआई, ईडी सब लगाए, तो उसके बाद भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती, परिसीमन चेंज किया गया, क्षेत्र चेंज किया, हर कोशिश की बीजेपी ने। और जब चीज सामने हो गई, सब दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की सीटें ज्यादा, उन्हीं की सरकार बननी है, बीजेपी लगातार दावा पेश कर रही कि मेयर हम बनाएंगे। इनके वरिष्ठ नेता कहते हैं चाहे बीजेपी जीतती है, ये आज के अभिभाषण की चर्चा नहीं है सर, जहाँ जहीं जीतती वहां भी सरकार बनाती है। यह आज के अभिभाषण पे हम चर्चा कर रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि न्यूट्रल होना चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को, तो ये मैं ये देखिए, राष्ट्रपति वही पढ़ते हैं जो सरकार अपना लेखा जोखा देती है। मैंने कई बार देखा है कि केंद्र में सरकार दूसरी है, राज्य में दूसरी है, तो राज्यपाल निश्चित तौर पर केंद्र में किसको राज्यपाल बनाएंगे, अपने समर्थन वाले किसी को ना। लेकिन राज्यपाल को वही पढ़ना पड़ा है जो विपरीत सरकार ने दिया है। सरकार जो वर्तमान रही है, जिसको वो जिस पार्टी से बिलोंग नहीं करते रहे हैं। यही राष्ट्रपति के दौरान अगर प्रणब मुखर्जी जी होते तो उनको भी यही पढ़ना पड़ता। जब कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी गवर्नर किसी पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो जब वो राष्ट्रपति के पद पे होते हैं या राज्यपाल के पद पे होते हैं तो उस पार्टी से ऊपर निकल चुके होते हैं। हाँ। और पूरे प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन इधर से जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, हमने ये बार बार देखा है कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को एक विशेष दल का प्रधानमंत्री साबित करने में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति जो बातें करते विशेष दल की हित की बात की जा रही है, पूरे समाज को, पूरे देश को नहीं लिया जा रहा है। और जो राष्ट्रपति जी ने जो भी भाषण दिया उसका सम्मान करता है। उन्होंने मकानों की बात करी कि हमारी सरकार ने कितने मकान बनाए हैं। ये राष्ट्रपति जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उस मकान को चलाने के लिए जो गैस लगती है, जो तेल लगता है, जो आटा लगता है, जो दाल चावल लगता है, जो बिजली लगती है, उसकी महंगाई जो बढ़ती जा रही है, राष्ट्रपति जी आप उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि घर आदमी बना तो लेगा, चलाए कैसे? घर चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बजट चाहिए होता है, नौकरी चाहिए होती है। बेरोजगारी जो बढ़ रही है देश के अंदर लगातार, आपने देखा 60 करोड़ लोगों, युवाओं ने रोजगार
ढूंढना छोड़ दिया भारत के अंदर, उसके ऊपर राष्ट्रपति जी को बात करनी चाहिए और पता चाहिए कि ये सरकार तो फिर कैसे- मतलब आपका कहने का मतलब कि विपक्ष जो लिख करके अपना लेखा जोखा दे उसको राष्ट्रपति को सदन में पढ़ना चाहिए। विपक्ष क्या, आप देखिए, आप सब सामने देख, सबके सामने सब कुछ दिख रहा है, क्या हो रहा है, किसी छुपा नहीं है। वो राष्ट्रपति जी हैं, वो बहुत ही गर्वाजोरी पद पे बैठी है और राष्ट्रपति से जनता अपेक्षा करती है। राष्ट्रपति जब आएगा तो उसकी जो भाषा शैली होगी, उसका जो भाषण होगा, वो राजनीति से प्रेरित नहीं होगा। वो जनता उसको सुनना चाहती, जनता के पक्ष में होगा, न्यूट्रल व्यू होगा, जिससे सरकार को भी गाइडलाइन मिलेगी, सरकार को दिशा निर्देश मिलेंगे, सरकार के ऊपर भी बिजली प्रकाश जलाएगा और सरकार उससे सीखेगी। ये जरूरी नहीं है कि अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं, जो मीडिया सवाल पूछता है, तो कहते हैं लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। सवाल पूछना कोई गालियां देना थोड़ी ना हो रहा है। ये तो कल से सवाल पूछेंगे, बजट सत्र होगा, लेकिन अभिभाषण में आप भी जानते हैं अभिभाषण के बाद सदन उस दिन के लिए, पूरे दिन के लिए स्थगित हो जाता है, इसीलिए कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान न कोई टीका टिप्पणी हो, न ही किसी तरह का सवाल जवाब हो। काल सदरभ जो थे वो मुझे लगता है संसदीय ज्ञान के सबसे बड़े ज्ञाता थे और उनकी पुस्तक भी आई है और उसको लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में। उन्होंने भी ये लिखा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सदन के सामने वही प्रस्तुति करेंगे, वही परिवेश दिखाएंगे जो सरकार बताएगी, न कि विपक्ष। नहीं सर, वो सरकार भी तो जनता की आवाज को रखेगी। सरकार अगर जनता की आवाज को रखेगी, जनता के मुद्दों को उठाएगी और जनता की पीड़ा को समझेगी, तो उसका सब जनता स्वागत करेगी, सब जनता सुनेगी। लोग सुनना चाहते हैं कि उनकी पीड़ा की बात हो, उनकी परेशानियों की बात हो। जिस तरह से आज देखा भारत के अंदर लगातार चीजें हो रही हैं, वो लोग, बहुत से लोग परेशान है। LIC के शेयर जो डूब गए हैं, आज जो वहाँ पे अदानी का पैसा डूबा है, उसको लेकर जन लोग बहुत परेशान है। जो लोग 20-20 साल पैसा लगाते हैं LIC में और जब जाके उनको प्रीमियम मिलता है, मैं भी LIC धारक इसका हूं। जो आप कह रहे हैं उसमें विपक्ष के जो नेता मौजूद थे 27, उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति में, जो सोमवार को पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति होती है, उस दिन ये बात कही है कि अडानी का मुद्दा हो, BBC का मुद्दा हो, जाति आधारित गणना का मुद्दा हो, ये महिलाओं का जो बिल है उसको पारित करने का मुद्दा हो, इसमें उठना चाहिए। और संसदीय कार्य मंत्री ने और अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया है कि हाँ, हम इस पे चर्चा करेंगे। अब ग्राह्य करते नहीं ग्राह्य करते, अग्राह्य कर देते, बात की बात है, लेकिन ये मुद्दा तो कल के बाद उठाएंगे ना सर। खैर, हम आपके पास आते हैं, तकी साहब फिर से आते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हैं आज निश्चित तौर पे आज दो विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बीजेपी से और आप पार्टी से, दो ही लोग हैं आज, हमने जानबूझ के इसीलिए रखा है। हम आप ही लोगों से बार बार चर्चा होती रहेगी। हम चलेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी के पास, जाते हैं सुलेरे जी के पास। सुलेरे साहब, आपने इस पूरे जो राज्यपाल वहाँ राष्ट्रपति जी का जो आज अभिभाषण हुआ है, उस अभिभाषण में क्या कुछ नई बात देखी आपने? देखिए, अभी पूर्व में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी प्रवक्ता रहे, उन्होंने तो सिर्फ अभिभाषण की संवैधानिक परंपराएं हैं उस पर टीका टिप्पणी की। उसके तो आम आदमी की अभी जो लाभ हैं, क्या योजनाएं हैं और क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी तो बात नहीं की। निश्चित रूप से बजट एक वर्ष का लेखा जोखा होता है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, चाहे वो सर्विस वर्ग का क्लास हो, चाहे मजदूर वर्ग का क्लास का व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे विद्यार्थी हो। इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज ये रहेगा कि जो कोरोना के टाइम पे 2 साल की जो आर्थिक निवेश इस समय तो बढ़ा है और GST का भी उन्होंने कहा है कि GST भी आय बढ़ी हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कैपिटल मनी है और जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो कंपोनेंट हैं, उन दोनों से ही बजट बन की संभावना होती है। तो अब प्रति व्यक्ति आय की जो आय सीमा है नौकरी पेशा की, वो किस तरह से बढ़ती हैं, किस तरह से आगे उसका 5 लाख से क्या स्लैब बढ़ाया जाता है, या फिर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें से लोगों को रोज़गार मिलता है, लाइफ स्टाइल बदलती है, देश का विकास में बड़ा योगदान है, तो उसमें क्या चीज़ होती है। फिर तीसरा कंपोनेंट सबसे महत्वपूर्ण है किसान का,
किसान की जो रंगनाथ कमेटी जो 2008 में आई थी और जो इसको पूर्णतः तो लागू नहीं किया गया, तो उसको लागू करने के लिए जो एमएसपी हर साल तो बढ़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से किसान के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, जिस हिसाब से किसी की लागत बढ़ रही है, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और ये आने चुनावी से पहले का वर्ष है, तो संभावना तो यही आती हैं कि ये जो बजट होगा वो महंगाई के कंट्रोल करेगा। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो अभी जो मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया था कि पेट्रोलियम में जो आय हुई है और उस हिसाब से पेट्रोलियम के जो सब्सिडी या उसकी रेट घटानी चाहिए, तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है। दूसरी बात, सरकार किस तरह से आगे का काम करना चाहती है, तो इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो एनर्जी पावर का क्या है, विंडो जो वायु एनर्जी में क्या कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट भारत का जो है रेलवे का जो बजट होता है, रेलवे का इन्वेस्टमेंट। तो जो गुड्स हैं रेलवे के, जो मालगाड़ियाँ हैं, उन मालगाड़ियों से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 70 से 75%। उसके लिए कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से तैयार करते हैं, ये फैक्टर भी है। और महत्वपूर्ण बात है ये कि जो विदेश में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, या यहाँ पे भी आज के समय में शिक्षा इतनी, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी का वो जो दृढ़ संकल्प है वो ख़त्म कर दिया, चाहे एजुकेशन में हो चाहे योजनाओं में हो, धीरे धीरे सब ख़त्म कर दिया। तो उससे महंगाई बढ़ी है, तो बच्चों के जो एजुकेशन की फ़ीसें बढ़ गई हैं। जैसे अभी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फ़ीस दें, 3 गुने बढ़ गई। अभी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फ़ीस 3 गुने बढ़ गई, JNU के बढ़ गई। तो सारी चीज़ों की जो एकदम से बढ़ाएगा, मेरा ये कहना नहीं है कि महंगाई के हिसाब से फ़ीस नहीं बढ़ाई जाए, बढ़ानी चाहिए, लेकिन 3 गुनी बढ़ गई। तो उससे हिसाब से एजुकेशन लोन किस तरह से सस्ता करते हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो युवा ही है। सबसे बड़ी बात आने वाला चुनाव है, कि पूर्ण बजट मोदी सरकार का अंतिम है जी इस कार्यकाल का। तो ये तो, और साथ में उनको जवाब देना है, अपनी सरकार को रिपीट करना है। और तो ये बजट से निश्चित रूप से सब्सिडी पे ध्यान दिया जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे, लेकिन मोदी जी के जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, जिस हिसाब से उनका व्यू है कि वो तो सकेलू घर जो ग्रोथ रेट ने रखी है जो GDP की, सकल घरेलू उत्पाद, हाँ, जो 6.7 यानी 7 के समथिंग है, 23-24 में है, जो अभी है लगभग 8% के लगभग है। तो विकास दर तो बढ़ी है। दूसरी बात, इकोनॉमी रूप से कई चीज़ें, उपलब्धियां भी हैं भारत की, कि 5वें नंबर पे अपनी इकोनॉमी बनी हुई है। अभी बड़े बड़े वैश्विक G20 वगैरह के सम्मेलन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे सब बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज के हर वर्ग को कहाँ तक, एक किसान जो फैक्टर है, सबसे बड़ी बात, जो हत्याएं हो रही हैं, जो किसान लोग लोन नहीं दे पाते हैं, अपने चुका नहीं पाते। दूसरी बात, जो चालू हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनमें लॉस पे जा रहे हैं। जैसे ये अडानी जी का अभी जो LIC का आया है, ये तो जो उस मनी का है वो भी तो आम जनता के ऊपर बोझ आएगा। तो इस चीज़ में तालमेल कैसे बैठाती है सरकार? ये चुनावी वर्ष है। श्रीवास्तव जी, चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पे देखिए अगला बजट पेश तो करेंगे मोदी जी, लेकिन पूर्ण बजट नहीं कहलाता, क्योंकि मई में चुनाव हो जाने हैं, फिर से फरवरी में बजट पेश करेंगे। तो जो कुछ भी करेंगे, आम जनता किस तरह से एक बार फिर उनकी सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता तैयार हों, ये इसी बजट में होना है। तो खैर, अभिभाषण में तो लेखा जोखा आ गया, लेकिन हमने प्रदीप जी से कई बार ये सवाल किया कि मैंने बताया भी कि अपने चौथे अभिभाषण के महामहिम के 8वें अभिभाषण पे इस बात का उल्लेख हो चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 फिर से उल्लेख करने का क्या मतलब समझते हैं आप? देखिए त्रिपाठी जी, मैं उसी बात पे आ रहा था जो प्रदीप जी ने कहा। जी, एक्चुअली जो महामहिम राष्ट्रपति का आज भाषण था, एक तरह से पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले 8.5 साल का लेखा जोखा था। जी, सामान्यतः ये होता है कि जो राष्ट्रपति जो है सरकार द्वारा जो भी दिया गया है बीते साल का लेखा, बीते साल का, लेकिन उन्होंने पूरे साल का लेखा जोखा इकट्ठा करके दिया। राष्ट्रपति का काम है उसको पढ़ना। जी, तो राष्ट्रपति ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाया है। उसमें राष्ट्रपति क्या करे, जब पूरा का पूरा लेखा जोखा जो सरकार खुद प्रस्तुत कर रही है और वो पढ़ने के लिए उनको दिया गया है। तो हमें लगता है कि जो इतने पेज का जो अभिभाषण था, वो एक तरह से सरकार के जो भी उपलब्धियां हैं, सरकार चाहे सामरिक उपलब्धि हो, चाहे सामाजिक उपलब्धि हो या आर्थिक उपलब्धि हो, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है
कि ये इसलिए भी किया गया है कि फिर मतलब भले ही पिछले बार राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो किया होगा वो भाषण वही पढ़ा होगा, कई बार ये उल्लेख भी आया, सर्जिकल स्ट्राइक का आया, 3 तलाक का आया, धारा 370 का आया, और भी बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारी चीज़ों की उपलब्धि गिनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में जो सरकार है वो चाहती थी कि महामहिम राष्ट्रपति उन बातों का उल्लेख करें, जिसको उल्लेख करवा के उन्होंने सफलता जरूर प्राप्त की है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये परंपरा जो कह रहे थे आप, परंपरा नई परंपरा का है, परंपरा राष्ट्रपति ने कोई परंपरा नहीं तोड़ा है, राष्ट्रपति को जो दिया गया वो पढ़ा है। परंपरा जो नई कायम करने का जो प्रयास किया गया, संसदीय परंपरा की बात, हाँ, वो संसदीय परंपरा जो है उसका जो प्रयास जो नए तरीके से किया गया वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। तो वो नई परंपरा कायम होती है, किस तरह से होती, कैसे आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चुनावी वर्ष है आने वाला, और इसमें ये पक्की बात है कि ये जो है एक जो है वार्षिक बजट होगा, और जिसमें सरकार चाहेगी कि बहुत सारे वर्गों को खुश करे, बहुत सारी चीज़ों में छूट दे, जैसे अभी हम देख रहे थे आयकर की सीमा बढ़ाने जैसी बात, या फिर अन्य रोजगार और तमाम चीज़ें, महंगाई जिसको विपक्ष एक मुद्दा बना के लेके चल रहा है, इन सारी चीज़ों का जवाब देने की कोशिश करेगी सरकार। लेकिन फिलहाल महामहिम ने वही पढ़ा है जो सरकार ने उनको दिया है। जी संजय जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, नमस्ते। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया। देखिए, जो सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि विपक्ष है सदन को गंभीरता से नहीं लेता, वो आज राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं न कहीं, आप सबसे बड़ी विपक्ष के रूप में पार्टी हैं, कहीं न कहीं सिद्ध करता है कि आपके सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी जी नदारद थे, खड़गे साहब नदारद थे। तो ये मतलब सिद्ध होता है कि आप लोग उस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं सदन को। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम बिना सोचे समझे कुछ भी आरोप लगाने का होता है जी। सबको पता है खड़गे जी कल कहाँ थे, और मौसम की वजह से सारी फ्लाइट्स बंद थी। अधीर रंजन चौधरी जी अपने निजी कारणों से, शायद स्वास्थ्य के कारणों से मौजूद नहीं थे। तो बिना तथ्यों की जानकारी संजय जी थोड़ा सा रोकूंगा। संजय जी, राहुल गांधी जी पैदल पहुंच जाते हैं श्रीनगर, तो खड़गे साहब बाई रोड नहीं आ सकते हैं क्या? कल दोपहर समाप्त हो गया था और आज अभिभाषण पढ़ा गया है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब तो वहां पर जो परिस्थितियां हैं जी, वो आवागमन के लिए बाई रोड या बाई फ्लाइट सहूलियत हमारी है भी या नहीं, ये तो वहीं के प्रशासन जवाब दे पाएगा। खड़गे जी जैसा एक जिम्मेदार आदमी अगर इतने महत्वपूर्ण मौके पर अगर उपलब्ध नहीं है तो इसके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई टेक्निकल वजह रही होगी। मगर भारतीय जनता पार्टी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उनका तो काम एक आरोप लगाना है, तो वो तो आरोप लगाएंगे। अच्छा, दूसरा वही आरोप उन्होंने नहीं लगाया कि खड़गे जी अधीर रंजन जी क्यों नहीं थे। उनका आरोप यह है कि विपक्ष सदन को गंभीरता से नहीं लेता, यानी अगर कोई बिल आया है उस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे आप चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते। विधेयक कोई आया है, आप लोग सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करना चाहते हैं बस। नहीं त्रिपाठी जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे हम लोग, आप सभी लोग हम डिबेट का आयोजन करते हैं, अगर आप मेरा माइक ही बंद कर देंगे तो मैं कुछ भी कहता रहूंगा, आप तक कोई मेरी आवाज पहुंचेगी थोड़ी। सदन में राहुल गांधी जी ने कितनी बार और बाकी विपक्ष के नेताओं ने कितनी बार ये आरोप लगाया है कि जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके माइक बंद कर देते हैं। भाई आवाज, आप समझिए, आवाज जनता तक अगर चली जाएगी तो जनता जाग जाएगी। तभी तो ये भारत जोड़ो यात्रा की गई थी राहुल गांधी जी के द्वारा जी। इसके पीछे यही एक कारण था कि अगर आप हमारी आवाज सदन में दबाएंगे, हमको कहीं बैठने नहीं देंगे, कहीं उठने नहीं देंगे, तो फिर हम जनता के बीच में जाएंगे। और उसका परिणाम सारी जनता ने देखा, देश की जनता ने, कि लाखों लोग हमारे साथ चल रहे हैं और अपना मन बना चुके हैं भाजपा की जन विरोधी नीतियों की सरकार को। मेरा सवाल आपने अपने आप मेरे सवाल का उत्तर कहीं न कहीं दे दिया है। वो ये है कि आप लोग भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर के आपके नेता अध्यक्ष जी हो चाहे अधीर रंजन जी हो, इतने मदमस्त हो गए हैं कि उन्होंने सोचा छोड़ो यार, कौन चलता है अभिभाषण में। नहीं, देखिए क्या होता है। इतनी हल्की बात हमारे कांग्रेस के विषय में ना सोचिए त्रिपाठी जी। सब जिम्मेदार लोग हैं और निश्चित रूप से वहां मौसम की लगातार बिगड़ी हुई परिस्थितियों की वजह से ही उनका आना संभव नहीं हुआ। वरना इतिहास में ऐसा नहीं होता कि इतने महत्वपूर्ण मौके पर विपक्ष के मुख्य नेता नदारद रहे।
कितनी भी तलखी हो संजय जी पक्ष विपक्ष के बीच में, लेकिन जब राज्यपाल और राष्ट्रपति सदन के अंदर आते हैं तो नेता प्रतिपक्ष का भले दर्जा न मिला हो अधीर रंजन जी को, वो रिसीव करने जाते हैं। ये बहुत एक ऐसा मौका होता है, साल में सिर्फ एक बार आता है, और ऐसे समय पे कि कोई भी कारण, व्यक्तिगत कारण, पारिवारिक कारण, या तबीयत खराब हो गई, या हम बाई रोड नहीं आ सकते, ये इस पे सवाल उठेंगे निश्चित तौर पे। मैं आपसे बताऊं, देखिए मैं त्रिपाठी जी आपकी बात के मान सम्मान को रखते हुए अपनी तरफ से सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो रातों रात पहुंचा। अगर मौसम उनको इजाजत ही नहीं दे रहा हो कि वहां से निकल भी सकें, चाहे वो सड़क मार्ग का रास्ता हो या हवाई जहाज का रास्ता हो, अगर वो मौसम इतना खराब है, रास्ते में टनों बर्फ जमी हुई है, आवागमन की सुविधा नहीं है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये बात बेमानी हो जाती है कि वो क्यों नहीं पहुंचे। अच्छा, राहुल जी कहाँ हैं अभी? राहुल गांधी जी निश्चित रूप से वहां से निकलने का प्रबंध कर रहे हैं सभी लोग। अभी राहुल जी वहीं हैं, श्रीनगर में? सभी लोग वहीं हैं, निश्चित रूप से वहीं होंगे, वरना राहुल जी भी होते आज मौजूद। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रदीप जी देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, माने सरकार आपकी है, अध्यक्ष कहते हैं कि अध्यक्ष दोनों दलों के लिए समान होता है, वो किसी का भी फेवर नहीं करते, लेकिन अध्यक्ष फिर भी आप ही के दल से चुने गए हैं। ऐसे समय पे जब संसदीय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उसमें विपक्ष के साथ सदन के अध्यक्ष, सदन के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, उपाध्यक्ष, ये सब मौजूद रहते हैं, और जो तय हो जाता है उस पर मुद्दा बात होती है। ऐसे में विपक्ष ने बात उठाई है कि अडानी जी का मुद्दा हो, चाहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा हो, चाहे महिला विधेयक का मुद्दा हो, और चाहे जाति आधार पर गणना का मुद्दा हो, उन्होंने कहा इस पे वो चर्चा चाहते हैं। और शायद जो मुझे ज्ञान है, जो मुझे मालूम पड़ा कि आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है कि हम इस पे चर्चा करेंगे। तो क्या मैं आश्वस्त रहूं, इस पे चर्चा होगी? निश्चित तौर पे सरकार ने आश्वासन दिया है तो चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष उस चर्चा के समय रकस न करे, संसद को चलने दे, इसकी गारंटी आने वाला समय ही बताएगा। बीते 5 वर्षों में आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, संसद न चलने देने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे, कौन कौन से कारक प्रभावी रहे, उसमें विपक्ष का महत्ता योगदान रहा है। अब अगर आप देखें, किसी भी जो है संसद को देखता है, समझता है या सुनता है, देखिए देश की जनता जो अपना मत बनाती है, जो अपने विचार बनाती है, उसके आधार पर मत देती है, वो 19 के पहले भी बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ, लोकतंत्र को उत्तर मिला, और फिर 1 घंटे संसद चलाने का खर्चा अगर कैलकुलेट किया जाए और उसको फिर जो विपक्ष के सांसद हैं और उनके व्यवहार को देखा जाए, तो ये देश के करदाता पर बहुत बड़ा प्रहार है। सरकार आश्वासन देती है, सरकार उसके हिसाब से कार्रवाई भी करेगी, लेकिन उसकी इनके प्रस्ताव को मानने के बाद ये संसद कितनी चलने देंगे, ये देखने की बात रहेगी। पुराने इतिहास जो बताता है, यानी देखिए क्या है, पुराने डेटा के आधार पर हम कुछ, वो कहते हैं ना कि आपका भविष्य, आपका इतिहास ही आपका भविष्य तय करता है। तो इनके संसदीय इतिहास को अगर देखा जाए तो मैं नहीं अपने आप को भरोसे में ले पा रहा हूं कि ये संसद चलने देंगे, तो निश्चय ही संसद को बाधित करेंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है, मैं 100% आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार इन मुद्दों को ले आएगी सदन में, लेकिन ये कितना चलने देंगे, ये आने वाले समय सरकार तो प्रदीप जी लाएगी मुद्दे, लेकिन स्थगन प्रस्ताव अगर ये अध्यक्ष जी को सौंपते हैं और स्थगन प्रस्ताव अगर इसमें आता है तो चर्चा होगी। वो स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं ये लोग। अरे सर, स्थगन प्रस्ताव को भी तरीके से ले आया जा सकता है। अपनी बात को जो रखते हैं, संसद के वेल में घुस जाना और कागजों को फेंकना, फाड़ना, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आर्काइव में सारी चीजें। सदन की कार्रवाई तो सबके लिए कॉपीराइट फ्री है ना, कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। 2004 से 2014 तक आप लोगों ने भी खूब किया है, वो भी अभी लाइब्रेरी में मौजूद है। 2004 से 2014 तक निश्चित तौर पर होगा वो, इस पे तो कोई शंका ही नहीं है कि वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप राहुल जी के शब्दों में देखें तो इनकी वेलोसिटी ज्यादा है। मैं आपके इस आरोप को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं कि विपक्ष जो है अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाता है। हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएं जब भी हम विपक्ष में रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा विपक्ष में तो हम ही रहे।
कांग्रेस तो सबसे ज्यादा शासन की है, लेकिन इनका शासन के बाद विपक्ष में बैठने की चूंकि आदत नहीं है, तो ये हमसे ज्यादा भद्र नहीं है। आप देखिए, मैं इस बात को देखिए त्रिपाठी जी, मैं 2015 की बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन तक किया था। राहुल जी वहां पे आए थे, हमने झंडे दिखाने का प्रयास किया था कि भैया संसद को चलने दीजिए। अब संसद को ही नहीं चलने दे रहे तो बात कहां से आगे बढ़ेगी। अब अपने अटेंशन सीख करने के लिए संसद में आपको ज्यादा दिखने के लिए या ज्यादा, मतलब क्योंकि वो डायरेक्ट प्रसारण भी होता है तो जनता देखती है उसको, अब वो मोमेंट को स्टील करना, स्टीलिंग द मोमेंट अंग्रेजी में एक फ्रेज है, स्टीलिंग द मोमेंट। अब क्या है, विपक्ष में सारे के सारे लोग वो मोमेंट को चुराने के लिए इतना ज्यादा बवाल कर देते हैं कि फिर वही हमारे आपके कर के पैसा का नुकसान होता है। उस पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि अगर क्या ये विपक्ष आश्वासन देगा कि इस प्रकार की, सरकार ने तो आश्वासन दे दिया कि आप जो कह रहे हैं वो रखा जाएगा सदन में, लेकिन आप भी क्या आश्वासन देंगे खुले मंच पे कि नहीं संसद को चलने दिया जाएगा। चलिए संजय जी से बाद में पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे साथ फिर एक बार तकी साहब के पास चलते हैं। तकी साहब, आप पार्टी ने इस बात पे जो 4 मुद्दे उठाए हैं उसमें एक मुद्दा अडानी जी का है, दूसरा मुद्दा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर है, तीसरा मुद्दा जाति आधारित गणना को लेकर है, चौथा मुद्दा जो है महिला आरक्षण विधेयक जो है उसको पारित करवाने का है, यानी 33% महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए जो उसमें है। तो क्या मैं अब मानूं कि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ेगी वहां 33%, चूंकि ये सबसे तेजी से मुद्दा आपने उठाया है, बाकी डीएमके वगैरह ने भी उठाया है लेकिन आपने उठाया है, तो क्या मैं ये मानूं कि 33% टिकट अब आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ेगी महिलाओं को देगी? देखिए, अभी दिल्ली के एमसीडी में चुनाव हुआ था, इसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया था। वहां पे आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी के जो सभासद कैंडिडेट है उसमें महिलाओं का प्रतिशत जितना निर्धारित किया गया था उससे ज्यादा था और सबसे ज्यादा महिलाओं को अपने वहां टिकट दिया था। तो आम आदमी पार्टी लगातार महिलाओं के लिए बहुत कार्यरत है, बहुत संवेदनशील। हम राज्य की बात कर रहे हैं तकी साहब, हम राज्य की बात कर रहे हैं तकी साहब। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, उत्तराखंड में लड़े। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि हमने ये किया है और हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की सूची है उसमें महिलाएं भी आगे हैं और काफी महिलाएं आके अपनी बात रखती हैं और बराबर से संवाद करती हैं। कितने परसेंट टिकट दिया गुजरात में? गुजरात में तो पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां भी हमने महिलाओं को 33%। आपने चूंकि बहुत दमदारी से इस बात को रखा है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप अपने यहां से लागू करेंगे, खुद लागू करेंगे गांधी जी की भाषा में कि भाई गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो जब आप खुद 33% आरक्षण देंगे तब तो इसको सदन में पारित करवाने की बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बात का ध्यान रखेगी ज्यादातर महिलाओं को आने वाले समय में टिकट दिया जाए और हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो जीतने के पोजीशन को भी देख के टिकट निर्धारित करती है कि जीतने की संभावना कितनी है, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं ज्यादातर महिलाओं को टिकट मिले और जो भी जीते हुए कैंडिडेट आए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं की आवाज को उठाएं ताकि हम पार्लियामेंट में भी और सब जगह गवर्नमेंट जॉब में भी महिलाओं के आरक्षण की बात कर सके। क्योंकि महिलाओं की जो हालत है देश में इस वक्त मैं तो नहीं मानता कि भारत के अंदर बहुत सी जातियां, मैं जानता हूँ मेरे रूप से भारत में 2 जातियां हैं, एक पुरुष है एक महिला है। तो महिलाएं किसी भी जाति में हो लेकिन बहुत पिछड़ी है, चाहे वो ब्राह्मण की महिला हो, चाहे वो ठाकुर की महिला हो, चाहे वो मुसलमान की महिला हो, चाहे वो कायस्थ की महिला हो, चाहे किसी भी समुदाय विशेष की महिला हो, वो वहां पे सेकंड सिटीजन है, पिछड़ी है, पीछे है। तो उसको हमें आगे लेके आना, ये हमारे देश की 50% आबादी की बात है। अगर हमारे शरीर का 50% हिस्सा सही से काम नहीं करेगा तो आज जहाँ कंपटीशन लगा हुआ दुनिया में, हम कैसे अपने देश को आगे शुरुआत अपने घर से कर दीजिए ना, घर से कर दीजिए। देखिए मुझे मेरे पास आंकड़े हैं, आप 12-13% से ऊपर कहीं नहीं दिए हैं महिलाओं को टिकट, 33% की बात है। आप आगे अपने घर से शुरुआत कर दीजिए ना। बिल्कुल, अब शुरुआत आपने हमें जो बताया बहुत अच्छा किया, शुक्रिया, आपने ये सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी इस पे ध्यान देगी और कोशिश करेगी ज्यादातर महिलाओं को बढ़ाए। हमने हमेशा महिलाओं को सम्मान भी दिया, महिलाओं को हमेशा आगे भी रखते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर ये प्रथा है, जब भी हम कोई प्रदर्शन करते हैं, जहां भी जाते हैं, महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है। ये आम आदमी पार्टी के अंदर होता है और महिलाओं को समझ को ये भी आपकी बात का हम ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा महिलाओं को टिकट मिले। लेकिन कई बार आप ये भी समझते होंगे कि जब टिकट दिया जाता है तो जीतने की संभावनाओं को भी देखा जाता है, जीतने की संभावना कितनी है। अब आए हैं मुद्दे पे आप, अब मुद्दे पे आए हैं आप। मुद्दे में मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर जो भी जीत के आएगा, अगर हमने महिलाओं को टिकट कम दिया है और हम जीत के आते हैं तो जो भी पुरुष भी आएगा वो महिलाओं के समर्थन की बात करेगा, महिलाओं के आरक्षण की बात करेगा और जब महिलाओं का अच्छा देंगे, आगे लेके आएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनके मनोबल को बढ़ाएंगे, तभी हम महिलाओं को और भी राजनीति में ला पाएंगे।
अभी महिलाओं का मनोबल कम है, महिलाएं राजनीति में कम आती है। अंत में जो आड़े आ जाती है ना बात, वो यही आ जाती है कि जीतने वाले कैंडिडेट को देखते हैं, इस कारण वो फिर से पीछे रह जाते हैं। मुझे मालूम है महिला आरक्षण विधेयक इस बार भी नहीं पारित होना है, ये आप जान लीजिए, लेकिन आपने चूंकि बड़ी गंभीरता से रखा है, दमदारी से रखा है, इसलिए आप अपने घर से शुरुआत करिए। तो आम आदमी पार्टी हर कुछ नया करती है, फिर भी नया कर देगी। आपने जो उम्मीद आम आदमी पार्टी से रखी है, पंडित जी आम आदमी पार्टी उस उम्मीद पे खरी उतरेगी और महिलाओं को लेके बहुत संवेदनशील है और उनको आगे लेके हमेशा आएंगे। अभी जो करंट राजनीति चल रही है उसमें आप सब जगह देख रहे हैं, महिलाएं खुद राजनीति में आने से सीख जाती हैं, वो खुल के सामने नहीं आ पाती। हम उस माहौल को बदलना चाहते हैं, उसके बाद महिलाओं को आगे लेके आना चाहते हैं। चलिए, तो अभी महिलाएं, हम भी जब भी प्रोग्राम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो महिलाएं नहीं आती हमारे साथ, क्योंकि वो डरती है, क्योंकि सब जगह माहौल ऐसा, उनको लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी में भी ऐसा हो, क्योंकि जो उनको एक्सपीरियंस पहले से हुआ उनको डराता है, रोकता है, हिचकिचाहट है। तो उसको हम पहले निकालेंगे, फिर उनको महिलाओं को आगे लेके आएंगे। बिल्कुल, आपने तो सारी उस तरह बात कर दी कि महिलाओं को अभी हमें चुनाव लड़ने दीजिए, लंबे समय बाद महिलाओं को लेके आएंगे कि हुजूर आपकी बात सर माथे पे, लेकिन नाला यहीं से जाएगा। ये तो आपने वही वाली बात कही। नहीं, हम माहौल वो बनाएंगे जिससे महिलाएं अपने आप आगे निकल के आएंगी। हम ऐसा वातावरण देश के अंदर बनाना चाहते हैं, बनाने के इच्छुक हैं और प्रतिबद्ध है उसके लिए। चलिए, हमारे पास थोड़ा समय कम है। सुलेरे जी, आपने तो इसके पहले बता दिया बजट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आगे क्या होगा, कैसा रहेगा ये बजट सत्र, चूंकि ये शायद पूर्ण रूप से अंतिम बजट सत्र है मोदी जी का, मोदी सरकार 2 का। बहुत संक्षेप में थोड़ा सा। निश्चित ये बड़ा हंगामेदार बजट सत्र रहेगा जी, और राजनीति, अर्थ के साथ राजनीति प्रेरित भी रहेगा और निश्चित रूप से, क्योंकि सत्ता परिवर्तन का एक मुख्य केंद्र बनता है, अर्थ बनता है, और अर्थ की समीक्षाओं में ये घेरेंगे। इनके पास से बहुत से मुद्दे हैं, उसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं, चाइना वगैरह विदेश नीतियों की भी मुद्दे हैं, विपक्ष करेगा। अब विपक्ष की एकजुटता का सबसे बड़ा प्रमाणीकरण देखना जाना है वहाँ पे। चुनौतियाँ सरकार के सामने बहुत ज़्यादा हैं, उपलब्धियाँ उतनी उपलब्धियाँ भी हैं, लेकिन उपलब्धियों के समावेश रूप में जो बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर 7.2 शहरीकरण में, शहरी क्षेत्रों में है, ये सब जो इतने आंकड़े हैं और जो बहुत ही विकराल स्थितियां ले रहे हैं, तो ये बजट बहुत ही घमासान होने वाला है और राजनीति की दिशा तय करेगा, मतदाताओं का मन तय करेगा, और जिसके कारण मतदाता सत्तारूढ़ में पार्टियों को नए चरण में पहुंचाने के लिए ये एक बहुत कारक होगा। सत्र तो बड़ा हंगामेदार ही होगा। और श्रीवास्तव जी, जो बताया मैंने 4 BBC डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन, इस पे बैन भी लगा दिया है सरकार ने। AIMIM के प्रमुख ओवैसी जी ने कहा है कि क्या उस पे बैन लगाया है तो क्या नाथूराम गोडसे पे बनी फिल्म पे भी बैन लगेगा? देखिए त्रिपाठी जी, ये जो बजट सत्र है हंगामेदार क्यों होगा जी? BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर के तो जितना होगा उससे ज़्यादा जातिगत जनगणना को लेकर के होगा। आपने देखा होगा कि अभी जो ये मुद्दा चल रहा है, अभी मैं देख रहा था कि एक पार्टी के नेता ने, राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने, उन्होंने जो है इस मुद्दे को पूरा एक तरह से पूरा सरकार को घेरने के लिए कर दिया। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को महामंत्री बना करके समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इसी काम के लिए लगाया। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ से बहुत सारी सीटें आती हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जनाधार है, उसको भी लेकर के टकराव होगा संसद में, डॉक्यूमेंट्री को भी लेकर होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के बातें आएंगी। जहाँ तक महिला आरक्षण का सवाल है, बहुत सालों से मामला सदन में आता है और बराबर जो है कोशिश होती है इस पर विधेयक पारित हो, लेकिन लगता है इस बार ये भी नहीं हो पाएगा। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार है, मोदी सरकार है, इस बार बजट में बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लाने का प्रयास करेंगे जिससे जनता को लुभाया जा सके, जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, और साथ ही साथ अपनी पृष्ठभूमि में जो योजनाएं वो चला रहे हैं उसका पूरी तरह से बखान किया जा सके। लेकिन फिलहाल त्रिपाठी जी, ये सत्र जो है, मुझे लगता है कि विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, सत्र कितना हंगामेदार होगा, कितना चल पाएगा। प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि विपक्ष चलने दे, लेकिन मैं एक बात और बताऊंगा, 2014 में भी विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, और किस तरह से कितने दिन चला सत्र, आप खुद ही उठा के देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस सत्र में क्या आपको लगता है श्रीवास्तव जी कि चारों मुद्दों पे सरकार स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करेगी? हमें नहीं लगता त्रिपाठी जी। ग्राह्य करने का, अगर ग्राह्य करती है
तो ये सरकार जो है बहुत बड़ी हिम्मत का काम करेगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस सरकार की। जी चलिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है। संजय जी, एक बहुत ही संक्षेप में 30 सेकंड में आपसे उत्तर चाहेंगे। जिस तरह से प्रदीप जी ने शंका कुशंका जाहिर की है कि सरकार ने यह आश्वासन तो दिया है कि इन चारों मुद्दों पे हम चर्चा कराएंगे, इन स्थितियों में क्या आप सदन को चलने देंगे? नहीं, मैं त्रिपाठी जी, मैं बहुत देर से एक तो जुड़ा हूं और मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप। समय चूंकि आप लेट से जुड़े, इसके पहले बहस हो चुकी थी काफी, इसलिए थोड़ा सा आज आपसे अनुरोध है कि आज चूंकि समय बहुत कम है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, उस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं त्रिपाठी जी ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जी महिला पहलवानों के साथ 4 दिन भी नहीं खड़े हो पाए। जी, पहली बात तो क्या बैठकर टीवी पर लोक लुभावन बातें करना, महिलाओं को हम ये दे देंगे वो दे देंगे, सब बात ठीक है, लेकिन हकीकत में इसको अमली जामा पहनाने में बड़ा दिक्कत होती है। दूसरी बात, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया इस देश में, ये बात जग जाहिर है, लेकिन कभी किसी विपक्ष के किसी नेता की कभी आवाज नहीं बंद की। ऐसा आरोप कभी नहीं लगा पाया भाजपा का कोई भी नेता हमारे खिलाफ। देखिए, ये आरोप लगे हैं और लगे रहे हैं, चूंकि समय कम है इसलिए मैं आपको उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं अभी। देखिए अवरुद्ध विपक्ष अपनी आवाज उठाए, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी, न कांग्रेस को न कभी थी, न कांग्रेस आज विपक्ष में, तो कांग्रेस को भी दिक्कत है, वो बात मैं मान लेता हूं, लेकिन माइक बंद करने जैसी ये बातें ये पहले कभी भी नहीं हुई। दूसरी चीज, ये गुमराह करने वाली राजनीति अलग होती है लोगों को, जनता को। और कल बजट आएगा, आप एक बात समझिए, किसान को 6,000 रुपए साल देने की बात हो रही थी, किसान की आय दुगनी करने की बात हो रही थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात हो रही थी। संजय जी, समय कम है आज हमारे पास। वो सब मुद्दे भी आएंगे क्या? चलिए, ये तो आप विपक्ष उठाएगा ना, ये तो आप प्रश्नकाल में उठा सकते हैं, प्रश्न लगे ही होंगे, ध्यानाकर्षण लगे होंगे, निश्चित तौर पे इस तरह के आएंगे ही। लेकिन आपने जो कहा कि माइक बंद करने नहीं, सैकड़ों उदाहरण है कि मार्शल के द्वारा सदन की कार्रवाई से माननीयों को बाहर फेंकवा दिया जाता है। इस तरह की 50 भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में तब के उदाहरण है। वो अभद्रता की सीमा पार करने पर होगा, वरना नॉर्मल कोर्स में कोई भी माननीय सदस्यों के साथ इस तरीके के बर्ताव नहीं किए जाते। चलिए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान कभी याद कर लीजिए। हमारा समय समाप्त हो गया, इसलिए हम उत्तर नहीं चाहेंगे। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तकी साहब आपका, सुलेरा साहब आपका, श्रीवास्तव जी आपका, आपने हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए और अपना अमूल्य समय दिया। तो आज हमने चर्चा की महामहिम के अभिभाषण की, जिसके मार्फत हमने सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल के लेखा जोखा पर भी विमर्श किया। जाहिर है, परंपरा के मुताबिक बजट सत्र का पहला दिन महामहिम के अभिभाषण से ही शुरू होता है, जो कि सदन की एक सामान्य कार्रवाई है। दरअसल सबकी नज़रें कल पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं, क्योंकि पेश होने वाला बजट चुनावी बजट होगा और मोदी 2 का यह पूर्ण रूप से अंतिम बजट होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आम जनता को लुभाने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण अपने पिटारे से कौन सा झंझना निकालती हैं। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।